तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आराम से 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आपको अपने वर्ड्स में आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर रेफर्ड टू एज द फंडामेंटल आइडियाज और द बेसिक assumptions underlying the theory and practice of financial accounting and are broad working rules for all accounting activities and developed by the accounting profession। अब देखिए, जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है, बहुत तरह के लेन देन होते हैं। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन हुआ, जो प्रोफेशनल्स बैठे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए अलग अलग सिचुएशंस के लिए, तो फंडामेंटल आइडिया मिलता है आपको। बेसिक अजम्पशन लिया गया कि अगर ये घटना होगा तो इसका इस तरह से होगा, हर एक ट्रांजैक्शन का किस किस तरह से रूल्स होना चाहिए, ताकि जो भी हम लोग का स्टेटमेंट बने, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने, बैलेंस शीट बने, कैश बुक बने, जितने भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं सब सही तरीके से बने। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग के हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी, रेवेन्यू रिकग्निशन जिसको रियलाइजेशन कहेंगे हम लोग, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म जिसको प्रूडेंस कहते हैं वो कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो टोटल बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे जो हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, 13 कॉन्सेप्ट है, एक एक करके आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अकाउंट्स का बात कर रहे हैं भाई, बिजनेस होगा तभी ना अकाउंट्स होगा, तो क्या होता है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? The concept of business entity assumes that business has a distinct and separate entity from its owner। अब देखिए, हम लोगों को क्या लगता है ना कि जो बिजनेस है और ओनर ये एक ही है, लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में जाएंगे, जब हम लोग रिकॉर्डिंग के नजरिए से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। जैसे ज्ञानकेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये एक बिजनेस है, रघुनाथ जायसवाल इनके ओनर हैं, तो दोनों अलग है। सो बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। इट मीन्स दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट एंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग अपने दिमाग में ये रखेंगे कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, मान लीजिए मैं ज्ञानकेश में 10 लाख रुपया लगाता हूं, तो वो बिजनेस को 10 लाख रुपया हम दे रहे हैं एज अ कैपिटल। वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि जब हम ज्ञानकेश को 10 लाख रुपया लगा रहे हैं उस बिजनेस में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 10 लाख हमको रिटर्न मिले, हम इस पे प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, और अगर ज्ञानकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको क्या लगेगा बिजनेस को कि भाई 10 लाख मिला है, ये पैसा चुकाना है, इस पे प्रॉफिट देना है उनको। कीपिंग दिस इन व्यू, व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज कैपिटल इनटू हिज बिजनेस in accounting records, it is treated as liability of the business to the owner। यही चीज मैं आपको बताएं, बिजनेस है ज्ञानकेश, ओनर है रघुनाथ जायसवाल। रघुनाथ जायसवाल बिजनेस को पैसा दे रहे हैं ताकि वो बिजनेस किया जा सके, वो बिजनेस बढ़ाया जा सके। तो रघुनाथ जायसवाल बिजनेस को कैपिटल दे रहे हैं, ये कैपिटल बिजनेस का लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा रघुनाथ जायसवाल को रिटर्न करना पड़ेगा। हेयर one separate entity, owner, is assumed to be giving money to another distinct entity, business unit। यहाँ पे क्या हुआ, जो ओनर है वो अलग है, वो बिजनेस को पैसा दे रहा है। Similarly, when the owner withdraws any money from the business for his personal expenses, drawings, it is treated as reduction of the owner's capital and consequently a reduction in the liabilities of the business। अब देखिए, हम बिजनेस में 10 लाख रुपया एज अ कैपिटल दे दिए, ये 10 लाख का क्या होगा, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होंगे, तो अब उस 10 लाख से हम पैसा निकाल के बिजनेस रिलेटेड अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो बिजनेस एक्सपेंस आएगा।
लेकिन मान लीजिए उस पैसे में से हम कुछ पैसा निकालते हैं और अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर माई पर्सनल एक्सपेंस। मान लीजिए 50,000 रुपये हम निकालते हैं अपने बिजनेस के लिए, नहीं अपना कोई भी खर्चा उससे करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स वर्ड याद रखिए, आगे सम्स करने में काम आएगा। अब आप 10 लाख रुपया लगाया था रघुनाथ जायसवाल ज्ञान कष्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, 50,000 वो अपने यूज के लिए ले लिए, तो अब उनका कैपिटल 9.5 लाख रुपया हो जाएगा, 50,000 रुपया कम हो जाएगा, बिजनेस का लाइबिलिटी कम हो जाएगा। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड नॉट दैट ऑफ द ओनर। अब यहां पे जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएंगे तो हम लोग ओनर की तरफ से नहीं देखेंगे, हम लोग बिजनेस की तरफ से देखेंगे। तो बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस के यहां से 50,000 गया तो बिजनेस अपना कैपिटल से 50,000 माइनस कर देगा। द पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओनर्स आर देयरफॉर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो यहां पे जब कोई भी ओनर बिजनेस कर रहा है तो उसका पर्सनल, उसके पास क्या जायदाद है, उसका क्या लाइबिलिटी है, उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। बिजनेस में जितना पैसा लगा, बिजनेस में जितना लेन देन हुआ, बिजनेस का अपना जितना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, बिजनेस को सिर्फ उससे मतलब है, उसी का अकाउंटिंग किया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस unless it involves inflow or outflow of business funds। इसी तरह से मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसी होटल में गए और आपका 5,000 का बिल हुआ, ठीक है। अब इस होटल में आप अपने फैमिली के साथ गए, ये आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब मान लीजिए आप होटल जाते हैं और बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस रिलेटेड है, इसलिए ये रिकॉर्ड होगा। अगेन मान लीजिए आप होटल जाते हैं अपने फैमिली के साथ, लेकिन पैसा जो है वो बिजनेस के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस एज अ ड्रॉइंग्स इसको लेगा क्योंकि आप पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं, और जब आप बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं तो वो बिजनेस एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो पैसा कितना है, क्या वो काउंट हो सकता है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पैसे का लेन देन नहीं है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, हम लोग को उसको लिखना नहीं है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन which can be expressed in terms of money such as sales of goods or payment of expenses or receipt of income etc. are to be recorded in the books of account। ठीक है, आप माल बेचे, प्रोडक्ट गया, पैसा आया, हो सकता है उधार में आप माल बेचे 1 लाख का, मान लीजिए राम 50,000 रुपया आपको कैश दे दिया, 50,000 बोला 15 दिन बाद देंगे, ये रिकॉर्ड होगा। 1 लाख का माल दिए, राम 1 रुपया भी नहीं दिया, बोला 15 दिन बाद पूरा पैसा देंगे, रिकॉर्ड हुआ क्योंकि यहाँ पे लेन देन हुआ। पेमेंट किए एक्सपेंस का, कितना अमाउंट है, क्या एक्सपेंस है वो आपको पता है, रिकॉर्ड होगा। रिसीप्ट हुआ है, पैसा आया है, इनकम हुआ है, तो कितना पैसा आया वो भी रिकॉर्ड होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा, मनी मेजरमेंट जरूरी है। तो सबसे पहला माथा में अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट कर रहे हैं, किसी से बात हुआ कि 10 लाख का आपको प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन वो प्रोडक्ट गया नहीं है, आपको कुछ पैसा आया नहीं है, अभी सिर्फ बात हुआ है, तो इसका एंट्री नहीं होगा। All such transactions or happenings which cannot be expressed in monetary terms, for example, the appointment of a manager, capabilities of its human resources, or creativity of its research department, or image of the organization among people in general, do not find a place in the accounting records of a firm। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैनेजर अपॉइंटमेंट हुआ, यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन पैसे में तो अभी नहीं हुआ, जब सैलरी देंगे तब रिकॉर्ड होगा, अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी वो काम करना चालू किए हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका कोई एंट्री नहीं होगा। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी क्षमताएं कितनी है, वो कितना केपेबल है। आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो क्या रिसर्च कर रहा है, कितना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। आम जनता में
पीपल में, जो लोग आपके आसपास है, उस वो आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीज मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें पैसे का लेन देन होता तो हम लोग इसको मनी मेजरमेंट कर पाते और इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते। Another important aspect of the concept of money measurement is that the records of the transaction are to be kept not in the physical unit but in the monetary unit. अब देखिए कुछ और चीजें बहुत जरूरी है। मनी मेजरमेंट है तो भाई कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिल होना चाहिए, या तो परचेज बिल होगा या तो सेल बिल होगा। ठीक है, उधार में है तो भी बिल होगा, फिजिकली कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। For example, an organization on a particular day have a factory on a piece of land measuring 2 acres, office building containing 10 rooms, 30 personal computers, 30 office chairs and tables, a bank balance of 5 lakh, raw material weighing 20 tons and 100 cartons of finished goods. अब देखिए कोई बिजनेस है, उसका कोई पर्टिकुलर डेट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या क्या है उसके पास, 2 एकड़ का ज़मीन है, ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 10 रूम है, उसके पास 30 कंप्यूटर है, 30 ऑफिस चेयर है, टेबल है, बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, उसके पास 20 टन कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, 100 कार्टून फिनिश गुड्स है। तो ये सब क्या है? These assets are expressed in different units, so cannot be added to give any meaningful information about the total worth of the business. अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हम लोग को ये तो पता चल गया कि बिजनेस के पास क्या क्या है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट्स अलग अलग है। तो उस पर्टिकुलर डे में बिजनेस के पास कितना पैसा है, बिजनेस का वर्थ कितना है, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस therefore these are shown in money terms and recorded in rupees and paisas. अब देखिए अकाउंटिंग पर्पस, हम लोग बिजनेस को कैसे देखते हैं कि ये बिजनेस बड़ा है छोटा है, कि भाई उसका वर्थ कितना है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 5 लाख का है, 50,000 का है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो भी चीज़ आपके पास है, ज़मीन है तो ज़मीन कितना का है, कंप्यूटर है तो उसका वैल्यू क्या है, चेयर है, टेबल है तो उसका दाम क्या है, आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 20 टन, उसका दाम क्या है, जो फिनिश गुड्स है उसका दाम क्या है। तो हर एक चीज का क्या क्या मॉनेटरी टर्म्स है वो हम लोग को देखना होगा। इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री लैंड मे बी से 2 करोड़, ऑफिस बिल्डिंग 1 करोड़, कंप्यूटर्स 15 लाख, ऑफिस चेयर्स एंड टेबल्स 2 लाख, रॉ मटेरियल्स 33 लाख एंड फिनिश गुड्स 4 लाख। ये एक एग्जाम्पल हुआ। मान लीजिए जमीन का दाम 2 करोड़ है, रॉ मटेरियल जो है वो ऑफिस बिल्डिंग 1 करोड़ का है जो आपका 10 रूम का है, कंप्यूटर 30 है, मान लीजिए 15 लाख का कंप्यूटर है, ऑफिस चेयर टेबल मिला के मान लीजिए 2 लाख का है, 33 लाख का आपके पास रॉ मटेरियल है, 4 लाख का बना हुआ फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है। तो कंपनी का टोटल एसेट्स कितना हुआ, सबको ऐड करेंगे। दस द टोटल एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर वैल्यूड एट 3 करोड़ एंड 59 लाख, सबको ऐड कर दिए। तो ये पता आपको चला कि आज के डेट में कंपनी के पास 3 करोड़ 59 लाख का 3 करोड़ 59 लाख का एसेट्स है। सिमिलरली ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रुपीज एंड पैसास एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। अब देखिए जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जितना रुपया का हुआ, जितना पैसा का हुआ, उसको हम लोग लिखते हैं। The money measurement assumptions is not free from limitations. Due to changes in prices, the value of money does not remain the same over a period of time. अब देखिए मनी मेजरमेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बहुत चेंजेस होता है। अब लैंड का ही एग्जांपल ले लीजिए, 2 करोड़ का लैंड है मान लीजिए आज, हो सकता है 5 साल के बाद ये 3 करोड़ का हो जाए, 2 करोड़ 10 लाख का हो जाए, या कुछ अनफोर्सीन चीज हो जाता है, अनसर्टेन चीज हो गया और ये 2 करोड़ का जमीन 1.5 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो ये वक्त के साथ चीजों का दाम घटता बढ़ता है। जो कंप्यूटर अभी आपके पास 30 लाख का था, भाई कंप्यूटर का डिप्रिसिएशन होगा। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, चीजों का वक्त के साथ दाम कम हो जाना।
ठीक है, ये डेप्रिसिएशन के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो वो भी हमारे पास है। अगर आप हमारे नंबर पे हमें मैसेज करते हैं तो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट्स का और अकाउंट्स के भी बहुत सारे क्लासेस हम लोग दे देंगे। तो वही बोल रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ क्या होगा, मनी का वैल्यू तो चेंज होगा, काम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ रुपी टुडे ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइस इज मच लेस देन व्हाट इट वाज से 10 years बैक। अब देखिए 10 साल पहले जो वैल्यू था मनी का, अभी क्या हुआ, चीजें और महंगी हो गई हैं, तो मॉनेटरी वैल्यू तो चेंज हुआ है ना जी। Therefore, in the balance sheet, when we add different assets bought at different points of time, say building purchased in 1995 for 2 crore and plant purchased in 2005 for 1 crore, we are in fact adding heterogeneous values which cannot be clubbed together. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 1995 में 2 करोड़ का बिल्डिंग था, 2005 में 1 करोड़ का कोई आप प्लांट खरीदे, अब आप बोलेंगे कि 3 करोड़ का एसेट्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वक्त के साथ चीज़ों का दाम बदलता है, खासकर बिल्डिंग के केस में तो बढ़ा ही होगा। 1995 में जो बिल्डिंग या जो जगह 2 करोड़ का था, अभी हम लोग 2024 में 30 साल, ऑलमोस्ट 30 साल, उसका दाम कम से कम 10 से 20 करोड़ होगा, क्योंकि जमीन का दाम उस हिसाब से बढ़ा है। As the change in the value of money is not reflected in the books of accounts, the accounting data does not reflect the true and fair view of the affairs of an enterprise. अब देखिए वक्त के साथ जो प्राइस बढ़ता गया, जो चेंजेस हुआ, ये तो हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखे, 2 करोड़ का जमीन लिखे, वो अगर वैसा ही चलता गया तो अभी भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 करोड़ ही दिखा रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो बढ़ चुका है ना। इसीलिए बोल रहा है कि वक्त के साथ वैल्यू ऑफ मनी विद टाइम इट चेंजेस। सो हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट देखते हैं तो हम लोग को इन्फ्लेटेड प्राइस, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि 1995 में मान लीजिए 2 करोड़ प्राइस था, लेकिन अभी उसका प्राइस 20 करोड़ हो गया। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं जस्ट, तो ये क्या हुआ, 10 गुना इन्फ्लेशन हो गया, तो वो भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न assumes that a business firm would continue to carry out its operations indefinitely, that is for a fairly long period of time, and would not be liquidated in the foreseeable future. अब गोइंग कंसर्न क्यों जरूरी है, देखिए कम से कम 1 साल तो होना चाहिए एक अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कब से चालू होता है, 1 अप्रैल, मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक अकाउंटिंग पीरियड है, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, तो ये तो चलना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग ये ध्यान देना है, आप कोई बिजनेस चालू किए जो 2 महीना 3 महीना के लिए चला, ठीक है, उसके बाद वो बिजनेस बंद हो गया, तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में नहीं आया। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तभी होगा, बिजनेस को एक लंबे टाइम तक चलते रहना चाहिए, ठीक है, और आसानी से, ऐसा नहीं है कि भाई आसानी से लिक्विडेट कर दिए, जब चाहे बिजनेस बंद कर दिए, तो ऐसे नहीं होगा। This is an important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets in the balance sheet, ठीक है। अब जो भी एसेट्स का वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग को ये हिसाब लगा के दिखाना होगा कि भाई जो बिजनेस है वो कितना दिन से चला आ रहा है, पास्ट रिकॉर्ड क्या था, प्रेजेंट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग को देखनी होंगी। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। एन एसेट मे बी डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ सर्विसेज। अब देखिए एसेट्स क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा सर्विस आप दे रहे हैं, वो मिला के आपका एसेट्स है। जो भी चीज बिजनेस का अपना है, जो बिजनेस को मिलना है, ठीक है, वो उसका एसेट्स है। When we purchase an asset, for example, a personal computer for a sum of rupees 50,000, what we are buying really is the services of the computer that we shall be getting over its estimated lifespan, say 5 years. अब देखिए, आप एक कंप्यूटर खरीदते हो 50,000 का, तो आप उसका वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपको सर्विस देगा, आप उस कंप्यूटर को यूज करोगे। अब ये कंप्यूटर मान लो 5 साल इसका लाइफ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इट विल नॉट बी फेयर टू चार्ज द होल अमाउंट ऑफ 50,000 फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द ईयर
which the assets is purchased. अब जिस साल आप उसको खरीदते हो उसी साल आप अगर ये दिखाते हो कि भाई पूरा 50,000 रुपया हम चार्ज कर दिए, ठीक है, मान लो कंपनी 5 लाख रुपया कमाता है, आप उसमें से पूरा 50,000 रुपया माइनस कर दिए कि हम कंप्यूटर खरीदें, तो ये तो गलत है। 50,000 का कंप्यूटर है, 5 साल चलेगा, तो एक नॉर्मल 50,000 डिवाइड बाई 5, 10,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन इस साल हुआ है, ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद तो वो कंप्यूटर आपको चेंज करना होगा, या तो हो सकता है वो खराब हो जाए। इंस्टेड दैट part of the assets which has been consumed or used during a period should be charged from the revenue of that period. क्या हम आपको बोले 50,000 का आपका कंप्यूटर है, ठीक है, 5 साल चलेगा, तो हर साल 10,000 रुपये आप उसका वैल्यू यूज कर ले रहे, 5 लाख मान लीजिए प्रॉफिट है, तो 10,000 माइनस कर देंगे इसमें से, पूरा 50,000 नहीं करेंगे। The assumption regarding continuity of business allows us to charge from the revenues of a period only that of the assets which has been consumed or used to earn that revenue in that period and carry forward the remaining amount to the next years over the estimated life of the assets, ठीक है। अगेन समझिए, 50,000 का प्रोडक्ट है कंप्यूटर, 5 साल चलेगा, हर साल 10,000 रुपये हम लोग माइनस करेंगे, वही चीज बोल रहा है। Thus we may charge 10,000 every year for 5 years from profit and loss account. In case the continuity assumption is not there, the whole cost 50,000 in the present value will need to be charged from the revenue of the year in which the assets was purchased. अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई बिजनेस तो अभी बहुत साल चलेगा, तब तो 10,000 रुपया माइनस करना है। अब मान लीजिए आपको लगा कि नहीं हो सकता है इसी साल ये बिजनेस खत्म हो जाए, तो पूरा का पूरा 50,000 रुपया इसी साल आपको एज एन एक्सपेंस माइनस कर देना होगा, ठीक है। आगे देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? भाई जो लेन देन कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, ये डेट होना चाहिए ना कि इतना तारीख से इतना तारीख तक हमारा क्या हुआ। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये हमेशा काम आएगा। हमेशा 1 अप्रैल से चालू होता है और नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल, जैसे अभी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड रनिंग है। Accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared to know whether it has earned profit or incurred loss during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड हम लोग को क्या बता रहा है भाई, 1 अप्रैल 2024 में मान लीजिए बिजनेस का क्या सिचुएशन है, एक साल बाद 31 मार्च 2025 आप हिसाब किताब करके देखेंगे कि भाई ये 12 महीना में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या क्या चीज़ें आए, क्या क्या चीज़ें गई, मार्केट में कितना उधार में सामान बेचे हैं, कितना उधार में सामान खरीदे हैं, ये सब चीज़ का हिसाब डेट टू डेट करना पड़ता है। सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट यूजर्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर वेरियस पर्पसेस, as no firm can wait for a long to know its financial results, as various decisions are to be taken at regular intervals on the basis of such information. अब देखिए सवाल ये है कि भाई बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, क्या ज़रूरत है कि हम लोग अकाउंटिंग करेंगे? ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग को ये देखना होगा ना कि भाई क्या हो रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मान लीजिए अप्रैल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो भाई मई में क्या हुआ, 2 लाख से बढ़ा या 2 लाख से कम हुआ, या क्वार्टरली 3-3 महीना का हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या बता रहा है, कौन सा महीना है जहां पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कौन सा महीना है जहां लॉस हो रहा है। क्योंकि देखिए बिजनेस है तो हर समय तो प्रॉफिट होगा ऐसा है नहीं, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयरफॉर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल, normally after a period of 1 year, so that timely information is made available to the users. This interval of time is called accounting period.
जो भी यूजर्स हैं, मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखना चाहेंगे कि भाई बिजनेस एक साल में क्या किया, लास्ट 3 साल में उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से आप और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए आप बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो आपको ये देखना होगा कि हाँ ये बिजनेस है, तो इस बिजनेस में देखिए कोई भी बिजनेस कोई एक प्रोडक्ट लेके तो चलता नहीं। मान लीजिए 10 प्रोडक्ट है उसके पास, तो उस 10 प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, किसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये सारा चीज़ कैसे पता चलेगा, ये सब कुछ पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कैसे होगा, एक समय होना चाहिए ना, आप लोग जब तक डेडलाइन नहीं देंगे तब तक तो स्टूडेंट भी पढ़ेगा नहीं। हम बोल देंगे पढ़ते रहिए, पता नहीं एग्जाम कब होगा, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। इसी तरह से बिजनेस में भी अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि ठीक है कोई देखने वाला नहीं है, तो कोई बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये बोल देंगे कि हमको 31 मार्च तक सारा का सारा हिसाब किताब चाहिए, तो लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर 31 मार्च चाहिए, तो अभी से करने का क्या ज़रूरत है, जब मार्च आएगा तब देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर महीने का होता है, हर वीकली का डेडलाइन होता है, ताकि बिजनेस समझ सके कि भाई क्या हो रहा है, बढ़ाना है या कम करना है। द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर दैट द इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली। अब देखिए एनुअली मतलब एक साल का, कंपनीज एक्ट हो 2013 का या इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि भाई ये लोग को तो टैक्स लेना है, तो वो एक टाइम देखेंगे ना कि हाँ इतना तारीख से इतना तारीख तक इतना प्रॉफिट हुआ, इतना टैक्स दे दो, ठीक है। However, in case of certain situations, preparation of interim financial statements becomes necessary. For example, at the time of the retirement of a partner, the accounting period can be different from 12 months period. अब कुछ कुछ सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए कोई पार्टनर है, जरूरी थोड़ी है कि वो मार्च में ही रिटायर करे, उसको मिडल ऑफ द बिजनेस रिटायरमेंट लेना है, तो उस तारीख तक बिजनेस का क्या हिसाब किताब है, उसके लिए भी अकाउंटिंग किया जाता है। हालांकि अभी इतना अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर आ गया है ना, आप हर रोज उसमें डेटा डालते जाओ कि भाई आज ये हुआ, कल ये हुआ, संग संग अगर आप डेटा डालेंगे तो हर समय आप जब चाहें देख सकेंगे कि बिजनेस का सिचुएशन क्या है। ये फायदा होता है अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। Apart from these companies whose shares are listed on the stock exchange are required to publish quarterly results to ascertain the profitability and financial position at the end of every 3 months period. अब देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो शेयर मार्केट में, अब शेयर मार्केट में मान लीजिए आप ही को किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो आप भाई कैसे बोलोगे कि ये कंपनी क्या कर रहा है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वहां तो मैंडेटरी है हर 3 महीने में, every 3 months you have to publish your records, योर डेटा इन योर वेबसाइट, ठीक है। वहाँ से वेबसाइट से या जो भी तरीका हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है वो शेयर्स का देख रेख करते हैं, तो उनके यहाँ पे आपको ये अपडेट करना होगा, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स है वो डेटा को देख के डिसीजन ले पाए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, इसमें से आपको जो सही लग रहा है वो आपको चूज करना है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड, नन ऑफ द अबव। बोल रहा है आपने पूरे लाइफ टाइम में एक बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से देता है। इसका जो सही आंसर है वो है अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग वो अपना स्टेटमेंट देता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 different enterprises have been presented in a similar manner, the information exhibits the characteristics of verifiability, relevance, reliability, none of the above. अब देखिए ये यूनिफॉर्मिटी होता है कि 2 बिजनेस है, उनका जो भी अकाउंटिंग हो रहा है वो एक तरह से हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज गोइंग कंसर्न, इकोनॉमिक एंटिटी, मॉनेटरी यूनिट, नन ऑफ द अबव। अब देखिए बोल रहा है
कि कोई बिजनेस है वो भविष्य में, नियर फ्यूचर में बेचा नहीं जाएगा, लिक्विडेट नहीं किया जाएगा, तो ये कब हम लोग करेंगे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो कंटिन्यू रहेगा, ना तो उसे तुरंत खत्म किया जाएगा ना बेचा जाएगा। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक accounting information useful for decision making are relevance and freedom from bias, reliability and comparability and consistency, none of the above। अब देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग क्यों चाहिए? ताकि वो रिलायबल हो और कंपेरेबल हो, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो सही आंसर होगा बी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी। आइए अब हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। अब कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कपड़ा बेचते हैं, ठीक है। अब एक कपड़ा आप कस्टमर को मान लीजिए 1,000 रुपये में बेचते हैं। अब ये कपड़ा आप कहीं से खरीद के लाए होंगे, तो ऑर्डर दिए होंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, आपके यहाँ आया होगा, तो कुछ लोग उस माल को उतारे होंगे, गोडाउन में रखे होंगे, आपके दुकान में सजाए होंगे, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं छोटे छोटे। अब 1,000 रुपये में आप कपड़ा बेच रहे हैं, मान लीजिए सारे खर्चों को मिला के आपको पता चला कि 700 रुपये आपको लगा है अभी तक। अब 700 रुपये के ऊपर आप जितना में बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट है। 1,000 में आप बेचे हैं, कॉस्ट लगा है 700, प्रॉफिट हुआ 300, तो कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है। आइए, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation, installation and making the assets ready to use। अब जब हम लोग assets की बात कर रहे हैं तो जितने में खरीदे थे वो लिखना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगा, भाई आप मान लो एक मशीन लगाए हो, तो मशीन को कुछ लोग आए होंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो जब आप परचेज किए वहां से वो मशीन पूरा रेडी हुआ, वो एसेट्स पूरा रेडी हुआ यूज करने के लायक, तो वो जितना आपका परचेज प्राइस जो एग्जैक्ट लगा है वो हम लोग लिखेंगे। टू इलस्ट्रेट, ऑन जून 2005 एन ओल्ड प्लांट वाज परचेज्ड फॉर ₹50 लाख बाय शिवा एंटरप्राइज विच इज इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट पाउडर। क्या बोल रहा है? जून 2005 में मान लीजिए 50 लाख का कोई प्लांट खरीदा गया, ठीक है, किससे? शिवा एंटरप्राइज से। शिवा एंटरप्राइज क्या करता है? वो डिटर्जेंट पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करता है। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 वॉज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री साइट। अब भाई उसके प्लांट से आप फैक्ट्री साइट तक सामान लाए, मान लीजिए 10,000 उसमें लग गया। इन एडिशन 15,000 वॉज स्पेंट ऑन रिपेयर्स फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट इन टू रनिंग पोजिशन एंड 25,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब आप वहाँ से प्लांट मशीनरी खरीद के लाए हैं अपने फैक्ट्री में, तो 15,000 मान लीजिए रिपेयरिंग कॉस्ट लग गया और 25,000 लग गया इंस्टॉलेशन। द टोटल अमाउंट एट विच द प्लांट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वुड बी द सम ऑफ ऑल दीज, दैट इज 50 लाख 50,000। 50 लाख, 10,000, 15,000, 25,000, टोटल 50 लाख 50,000 रुपया आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एज एन एसेट्स। The concept of cost is historical in nature, as it is something which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year। अब देखिए, आप 50 लाख का यहाँ पे प्लांट खरीदे, 50,000 उसके ऊपर खर्चा लगा, प्लांट अब रेडी हो गया यूज करने के लिए, तो बोल रहा है हिस्टोरिकल नेचर है। अब ये 50 लाख 50,000 का जो आपका कॉस्ट लगा, ये हर साल तो बढ़ेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय अ फर्म for ₹2.5 crore, the purchase price will remain the same for all years to come, though its market value may change। 2.5 करोड़ का आप कोई बिल्डिंग खरीदें, वो परचेस कभी भी चेंज नहीं होगा। जब खरीदे 2.5 करोड़ का, तो वो जीवन भर आप यही कहेंगे कि भाई इस तारीख को हम ये 2.5 करोड़ में खरीदे थे, अभी इसका वैल्यू बढ़ा है कम हुआ है वो अलग बात है। Adoption of historical cost brings in objectivity in recording as the cost of acquisition is easily verifiable from the purchase document। अब देखिए, आप जब परचेज किए होंगे तो आपके पास बिल होगा, हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो बिल लेते हैं, ठीक है, बिजनेस में तो बिल बहुत ही ज़रूरी होता है। तो
अगर आपको कुछ सालों के बाद ये वेरीफाई करना है कि हाँ कितना में हुआ था, क्या एग्जैक्टली 50 लाख में ही हुआ था, आपके पास बिल है। क्या 2.5 करोड़ का ही बिल्डिंग था, बिल है, परचेज डॉक्यूमेंट्स होता है। The market value basis, on the other hand, is not reliable as the value of an asset may change from time to time, making the comparisons between one period to another rather difficult. अब मार्केट वैल्यू पे अगर आप मान लीजिए कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो सकता है वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया हो। लेकिन अगर आप परचेज डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो प्राइस आप पे किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन रखेंगे तो आपके पास सही डेटा आएगा। However, an important limitation of the historical cost basis is that it does not show the true worth of the business and may lead to hidden profits. अब मान लीजिए जो बिल्डिंग है 2.5 करोड़ का, आप 10 साल पहले खरीदे थे, अभी भी आप 10 करोड़ ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट जो वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है बिजनेस का, वो तो नहीं दिखाया गया। बिल्डिंग की बात है, आमतौर पर देखा गया है कि जो एसेट्स है उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, वो कम नहीं होता है बिल्डिंग के मामले में, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका 2.5 करोड़ का जो बिल्डिंग था 10 साल के बाद अभी उसका वैल्यू मान लीजिए 5 करोड़ है, तो यहाँ पे आपका हिडन प्रॉफिट है जो आप दिखाए नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट एट विच द एसेट्स कैन बी रिप्लेस्ड आर हायर देन द वैल्यू एट विच दीज आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीडिंग टू हिडन प्रॉफिट्स। क्या बोल रहा है, मान लीजिए जब आप उस एसेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से, आप बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं, 2.5 करोड़ का बिल्डिंग था, अभी वैल्यू 5 करोड़ है, लेकिन आप 2.5 करोड़ के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या 2.5 करोड़ का आपका हिडन प्रॉफिट है, ठीक है। फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए हर एक चीज के लिए जब भी कोई घटना हो रही है, इवेंट हो रहा है, तो वो डुअल कॉन्सेप्ट है, किसी के यहां से कुछ जा रहा है तो किसी को कुछ मिल रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं। डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स वेरी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए ये चीज आपको बहुत ध्यान देना होगा, जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो जिसका बुक है, हम लोग जब जर्नल एंट्री सीखेंगे आगे, ऐसे हमारे वीडियोस ऑलरेडी बन भी चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं जर्नल एंट्री में, हम लोग ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ। अब मान लीजिए हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ज्ञानकश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो हमारा सारा ट्रांजैक्शन, सारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो ये हिसाब से रहेगा कि ज्ञानकश का पैसा आया या गया, ज्ञानकश का क्या हुआ। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ जायसवाल, तो रघुनाथ जायसवाल के हिसाब से देखेंगे कि उसका लेन देन क्या है, तो इसीलिए डुअल एस्पेक्ट होता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल और टू फोल्डेड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन का दो होगा तो दो जगह पे उसका हिसाब किताब होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। अब आपके बिजनेस में ही आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप किसी को 1 लाख का सूट बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, सूट जो है वो आपका इन्वेंट्री है, वो इफेक्ट करेगा। पैसा आया मान लीजिए कैश में, तो कैश अकाउंट जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है, तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए आप एक प्लांट खरीदे 10 लाख का, तो क्या हुआ, आपका एसेट्स बढ़ा और पैसा गया। मान लीजिए पैसा आप बैंक से दिए हैं, चेक से दिए हैं, तो चेक के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन दिखाना है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। राम स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इन अ सम ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख रुपया देके राम एक बिजनेस चालू करता है। द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन बाय राम विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द एसेट्स कैश ऑफ द बिजनेस बाय 50 लाख। अब देखिए क्या हुआ, राम 50 लाख रुपया लगा के मान लीजिए बिजनेस चालू किया, तो बिजनेस, अब देखिए राम के यहां से तो पैसा गया है लेकिन बिजनेस को पैसा मिला, तो बिजनेस का एसेट्स बढ़ गया। एट द सेम टाइम द ओनर्स इक्विटी और कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय एन इक्वल अमाउंट। उसी समय एसेट्स बढ़ा 50 लाख, कैश आया, लाइबिलिटी भी 50 लाख का हो गया या ओनर का हिस्सा हो गया। इट मे बी सीन दैट द टू आइटम्स दैट गॉट अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन आर कैश एंड कैपिटल। देखिए क्या हुआ, कैश आ रहा है, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैश अकाउंट डेबिट,
ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। किसके वजह से आ रहा है? कैपिटल की वजह से। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्दर। एक और उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सपोज द फर्म परचेज गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन कैश। मान लीजिए जो फर्म है वो 10 लाख का कुछ सामान खरीदा। दिस विल इंक्रीज एन एसेट्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स ऑन वन हैंड एंड रिड्यूस अदर एसेट्स कैश ऑन द अदर हैंड। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आप एक एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट आया, स्टॉक बढ़ गया और कैश कम हो गया। दोनों इफेक्ट आपका एसेट साइड में ही है, लेकिन एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो ये हमेशा होगा, आपको ध्यान देना होगा जो क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। सिमिलरली इफ द फर्म परचेजेस अ मशीन वर्थ 30 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिलायबल इंडस्ट्री, दिस विल इंक्रीज एन एसेट्स मशीनरी ऑन वन हैंड एंड अ लायबिलिटी क्रेडिटर ऑन द अदर हैंड। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ, आप कैश पे करके स्टॉक लिए, स्टॉक बढ़ाए, कैश कम कर दिए। सेकंड केस में क्या हुआ, आप 30 लाख का मशीन खरीदे, लेकिन आप पैसा नहीं दिए, उधार में खरीदे। 30 लाख का मशीन का बढ़ जाएगा एसेट साइड, और यहां पर आपका लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर वो भी 30 लाख का हो जाएगा, क्योंकि अब आपको रिलायबल इंडस्ट्री को 30 लाख पे करना है। दिस टाइप ऑफ डुअल इफेक्ट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस and is also known as duality principle। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उसमें ये डुअल एस्पेक्ट होगा ही, दो जगह पे इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। इसी को हम लोग डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। द डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एज फॉलो। और इक्वेशन क्या है? एसेट्स क्या होता है? आपके लाइबिलिटी और आपका कैपिटल, जो कैपिटल लगाया गया उसमें जितना लाइबिलिटी ऐड कर दीजिए एसेट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये आपको काम आएगा बाद में। ओके, इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन स्टेट्स दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू ऑल द क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड आउटसाइडर्स। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका एसेट्स है वो क्या होगा, बिजनेस जितना उसके ओनर का पैसा लगा है, जितना आउटसाइडर है उनका है, ठीक है। तो ये सब मिला के हम लोग का एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल मिलाएंगे एसेट्स बनेगा। द क्लेम्स ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी ऑफ ओनर्स इज टर्म्ड एज कैपिटल, ओनर्स इक्विटी, एंड दैट ऑफ आउटसाइडर एज लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स इक्विटी। अब देखिए ये जो क्लेम है, क्लेम क्यों है भाई? मान लीजिए 50 लाख रुपया लगा के वो बिजनेस चालू किया, तो उसको तो बिजनेस से 50 लाख चाहिए ना, तो वो उसका ओनर्स इक्विटी है, उसको हम लोग कैपिटल के नाम से बोलते हैं। जो पैसा मालिक लगाता है, ओनर लगाता है, वो कैपिटल हुआ। अब कोई बाहरी है, वो आपको उधार में सामान खरीद आप दिया है, तो वो लाइबिलिटी है, उसको हम लोग क्रेडिटर्स इक्विटी कहते हैं। इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। जो भी आपको माल उधार पे देगा वो आपका क्रेडिटर, ठीक है, और जिसको आप माल उधार पे दिए हैं वो डेटर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। The twofold effect of each transaction affects in such a manner that the equality of both sides of equation is maintained। अब देखिए एसेट्स और लाइबिलिटी हम लोग का दो साइड है, ये दोनों को हम लोग को मेंटेन करना है। अगर एसेट्स बढ़ रहा है, देखिए अलग अलग सिचुएशन होगा, हर एक ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग कैश में सामान खरीदे तो क्या हुआ, लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं हुआ, स्टॉक बढ़ा, कैश कम हो गया, ठीक है, लेकिन उधार में खरीदे तो एसेट्स में मशीनरी आ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गया। चाहे कुछ भी हो, एसेट्स और लाइबिलिटी साइड हमेशा बैलेंस होना चाहिए। द टू फोल्ड इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इन फैक्ट दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द कोर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हैज बीन डेल्ट इन डिटेल इन चैप्टर 3। ये तो चैप्टर 2 है। इसके बाद जब हम लोग चैप्टर 3 करेंगे तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। टू फोल्ड एस्पेक्ट आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। जब भी आप कोई एंट्री करेंगे तो उसमें डेबिट क्रेडिट दो पार्टी होंगे ही होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये डेबिट क्रेडिट हम लोग जर्नल जब करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स that the revenue of for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized। अब देखिए
जब तक आपके पास पैसा नहीं आ जाता है आप उसको अपना प्रॉफिट नहीं मान सकते। ठीक है, कोई भी आपका रेवेन्यू तभी होगा जब आपको वो मिल गया है, इनकम तब होगा जब आपको वो मिल गया है। अभी पैसा हाथ में नहीं आया है तो वो अभी तक आपका रेवेन्यू नहीं हुआ है। Here arises two questions in mind. अब यहाँ दो सवाल आता है। First, it is termed as revenue and the other when revenue is realized. अब देखिए, पहले तो कुछ आपका रेवेन्यू होगा, दूसरा जब रेवेन्यू आपको मिल गया। एग्जाम्पल देखते हैं। Let us take the first one first. Revenue is the gross inflow of cash arising from the sale of goods and services by an enterprise and used by other enterprises resources yielding interest, royalties and dividends. अब देखिए, रेवेन्यू आपका क्या क्या है? आप कोई प्रोडक्ट बेचे, कोई सर्विस दिए हैं, वहां से आपको पैसा आया, या एंटरप्राइज है उसको कोई कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी उसका रेवेन्यू है। सेकेंडली, रेवेन्यू इज अज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड। अब देखिए, मिलना है ये अलग चीज है, जब एग्जैक्टली वो आपको मिल रहा है, ठीक है, वो समय जब आप सर्विस दे चुके हैं, मिल रहा है, तब हम लोग इसको एज अ रेवेन्यू मानेंगे। Thus, credit sales are treated as revenue on the day sales are made and not when money is received from the buyer. अब मान लीजिए उधार में हम लोग बिक्री किए, तो ये क्या है? हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, जिस दिन सेल हुआ उसी दिन एंट्री करेंगे, उस दिन एंट्री नहीं करेंगे कि जब हम लोग को पैसा मिला। उधार में माल बेचे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री कर देंगे। जब पैसा मिलेगा तो पैसा मिलने का भी एंट्री कर देंगे। As for the income such as rent, commission, interest, etc., these are recognized on a time basis. अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, रेंट है, मान लीजिए आपको 1 तारीख को रेंट मिलना था, ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को ही आप एंट्री कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए रेंट मिला 5 तारीख को, तो जिस दिन मिला उस दिन एंट्री करेंगे। उसी तरह से कमीशन, इंटरेस्ट, यहां पर आप बिना पैसा लिए एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन क्रेडिट सेल में आपको पैसा नहीं आया है लेकिन आप एंट्री कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको उधार में सामान दे रहे हैं, आपको पैसा मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 even if received in April 2017 will be taken into the profit and loss account of the financial year ending March 31st 2017 and not into the financial year beginning with April 2017. Similarly, if interest for April 2017 is received in advance in March 2017, it will be taken to the profit and loss account of the financial year ending March 2018. अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए आपको रेंट मिलना है मार्च में, रेंट मिला है अप्रैल में, लेकिन मार्च में तो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च को, आप वो रेंट को एज अ प्रॉफिट वहां दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको दिखाएंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट है, अप्रैल 2017 में आपको मिल गया इंटरेस्ट। ठीक है, अप्रैल 2017 का इंटरेस्ट आपको मार्च में ही मिल गया, तो आप मार्च में उसका एंट्री नहीं दिखाएंगे, आप एंट्री नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, there are some exceptions to this general rule of revenue recognition. In case of contracts like construction work, which takes long time, say 2 to 3 years to complete, proportionate amount of revenue based on the part of contract completed by the end of the period is treated as realized. Similarly, when goods are sold on hire purchase, the amount collected in installment is treated as realized. अब देखिए, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अब कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 2-3 साल 5 साल कंस्ट्रक्शन होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा 5 साल के बाद कैलकुलेशन होगा। एक प्रोपोर्शन बना लेंगे कि भाई इस साल तक इतना काम हुआ है, उसको हम लोग अकाउंटिंग में ले लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब क्या हुआ? आप कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आप खरीदें, तो जैसे जैसे पेमेंट जाता जाएगा या जैसे जैसे पेमेंट आता जाएगा उसका हिसाब किताब हम लोग करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट।
मैचिंग मतलब क्या होता है? मिलाना. The process of ascertaining the amount of profit earned or the loss incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue earned during that period. अब देखिए हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या लॉस कैसे निकालते हैं. भाई आपका बिजनेस है, जितना पैसा आया उसमें जितना पैसा गया, ठीक है, वो माइनस कर दीजिए. अगर मान लीजिए 10 लाख रुपया रेवेन्यू है और 5 लाख रुपया एक्सपेंस है तो 5 लाख प्रॉफिट हो गया. 10 लाख रुपया रेवेन्यू है, 11 लाख रुपया एक्सपेंस है, 1 लाख का लॉस हो गया. ठीक है. द मैचिंग कॉन्सेप्ट emphasizes exactly on this aspect. It states that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenues during that period. जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी रेवेन्यू है उस पीरियड का वो आपको लेना है. इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न दीज रेवेन्यूज मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. ये चीज अगर आप करेंगे तभी आपका सही से अकाउंटिंग बनेगा. ठीक है. अकाउंट जिस साल का बना रहे हैं उसी का सारा चीज लेना है. As already stated, revenue is recognized when a sale is complete or service is rendered rather when cash is received. Revenue हम लोग कब मान रहे हैं? सेल हो गया, सर्विस दे दिए, ठीक है, हम लोग को उसका एंट्री कर देना है. पैसा आया तो पैसा का एंट्री करेंगे, उधार में है तो उधार का एंट्री करेंगे. Similarly, an expense is recognized not when cash is paid but when an asset or service has been used to generate revenue. इसी तरह से मान लीजिए अभी आप पैसा नहीं दिए, ठीक है, लेकिन आपको सर्विस दे दिया है. आपके यहाँ पे मान लीजिए एसी है, कंपनी में 10 एसी है, लोग आए, एसी का सर्विस किए, साफ सफाई किए, ठीक किए, ठीक है, आपको उस तारीख को एंट्री कर देना है. अगर पैसा दिए हैं तो पैसा का एंट्री करना है. उस दिन पैसा नहीं दिए तो ये एंट्री करेंगे कि भाई सर्विस लिए हैं, पैसा ड्यू है, पैसा देना है. For example, expenses such as salaries, rent, insurance are recognized on the basis of period to which they relate and not when they are paid. ठीक है. सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ये क्या है? जब ड्यू होगा एंट्री हो जाएगा. ठीक है. Similarly, cost like depreciation of fixed assets is divided over the periods during which the assets is used. Depreciation क्या हम आपको बताए थे? 50,000 का कंप्यूटर था, 5 साल चलेगा, तो हर साल 10,000 रुपया उसका दाम कम होता जा रहा है. ठीक है. तो ये हम लोग उस लिखेंगे अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मैच्ड विद देयर सेल्स रेवेन्यू. अब आइए ये भी समझते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट खरीदे या एक प्रोडक्ट हमको बेचना है तो उसके पीछे हमारा क्या कॉस्ट है, उसको हम लोग सेल्स से कैसे मिलाएंगे. While ascertaining the profit or loss of an accounting year, we should not take the cost of all the goods produced or purchased during that period, but consider only the cost of goods that have been sold during that year. मान लीजिए कोई अकाउंटिंग ईयर है, उसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है. ठीक है. तो उस साल जितना प्रोडक्ट बेचा गया उसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे. ठीक है. For this purpose, the cost of unsold goods should be deducted from the cost of goods produced or purchased. You will learn about this aspect in detail in chapter on financial statement. अब देखिए समझिएगा, मान लीजिए आप 15 लाख रुपया का आपके पास आप गुड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, या परचेज किए. इस साल आप 5 लाख का ही माल बेचें तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 5 लाख के ऊपर होगा. तो 15 लाख से पहले तो आप 5 लाख हटा के 10 लाख रुपया का अनसोल्ड आप दिखा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक. जो स्टॉक बिका है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा. अभी हम लोग आगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालेंगे. द मैचिंग कॉन्सेप्ट thus implies that all revenues earned during an accounting year, whether received during that year or not, and all cost incurred, whether paid during the year or not, should be taken into account while ascertaining profit or loss for that year. तो जो अकाउंटिंग पीरियड है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से 2025 का 31 मार्च 2025,
तो इस साल जितना भी आपका लेन देन हुआ है, चाहे पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो, वो आप लिखेंगे। पैसा नहीं मिला है आपको तो आपका क्रेडिटर में डाल देंगे, पैसा आपको पे करना है आप किए नहीं है डेटर में डाल देंगे। ठीक है, क्रेडिटर को आप पैसा देंगे, ठीक है, और डेटर से आप पैसा लेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। Information provided by financial statements are used by different groups of people such as investors, lenders, suppliers and other in taking various financial decisions. अब देखिए बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये कौन देखता है? इन्वेस्टर देखते हैं, जो पैसा उसमें निवेश करेंगे। जो आपको उधार देंगे, लेंडर्स। जो आपके सप्लायर हैं, जो आपको माल दे रहे हैं उधार पे, वो। और भी दूसरे लोग होते हैं जो देखते हैं आपके अकाउंट्स को, ताकि वो डिसीजन ले सके कि इस बिजनेस में क्या करना है। इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड दोज ओनिंग इट। अब देखिए, हम लोग जब कॉर्पोरेट फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें एंटरप्राइज को जो मैनेज करते हैं वो अलग लोग होते हैं, ठीक है, और जो उसके मालिक होते हैं वो अलग होते हैं। मालिक डायरेक्टली बिजनेस में हर रोज आते जाते नहीं है, उसके लिए मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाउएवर आर द ओनली और बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस है, उसमें आप 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखें, लेकिन आप जा नहीं रहे, तो आप क्या है? ओनर हैं, ठीक है। अब जो लोग वहां पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही बताएगा कि बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है। इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट देयरफॉर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेक्स अ फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन which is relevant for taking financial decision. तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी चीजें बिजनेस में हो रही हैं, एकदम ईमानदारी से, सही तरीके से, बिना किसी गलती के आप बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कीजिए, ताकि जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है वो लिया जा सके। The principle of full disclosure requires that all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully, completely disclosed in the financial statements and their accompanying footnotes. ठीक है, तो ये चीज क्या आपको ध्यान देना कि जितना भी फैक्ट्स है, जो भी बिजनेस में हो रहा है, एकदम ईमानदारी से। बिजनेस लॉस में है तो भैया लॉस दिखाना है, प्रॉफिट में है प्रॉफिट दिखाना है, एवरीथिंग शुड बी गिवन प्रॉपरली। ठीक है, This is to enable the users to make correct assessment about their profitability and financial soundness of the enterprise and help them to take informed decisions. अब देखिए, इससे क्या होगा कि जो लोग उस बिजनेस के कर्ता धर्ता है, जो ओनर है, ठीक है, जो इन्वेस्टर हैं, जो लेंडर हैं, जो सप्लायर हैं, वो डेटा को देख के, स्टेटमेंट्स को देख के ये समझ पाएंगे कि भाई बिजनेस किस तरह का वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो सही निर्णय, सही डिसीजन ले पाएंगे। टू इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 हैज प्रोवाइडेड अ फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी which needs to be compulsorily adhered to for the preparation of these statements. The regulatory bodies like SEBI also mandates complete disclosure to be made by the companies to give true and fair view of profitability and the state of affairs. अब देखिए, आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, तो इसका एक रूल है, एक तरीका, एक फॉर्मेट है। कौन दिया है? तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। वही रूल को फॉलो करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, ताकि कोई भी अगर उसको देखे तो वो उसको समझ पाए। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आपका कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो आपको उसके भी अकॉर्डिंग अपना सारा डेटा बनाना होगा,
फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा, ताकि जो इन्वेस्टर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी ये पता रहे कि आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, किस तरह का काम कर रहा है, सारी जानकारी उसको मिल सके। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब देखिए कोई भी चीज हो उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, ठीक है। The accounting information provided by the financial statements would be useful in drawing conclusions regarding the working of an enterprise only when it allows comparisons over a period of time as well as with the working of other enterprises। अब देखिए कोई भी अगर हम लोग को जानकारी मिल रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो हम लोग क्यों देखते हैं? ताकि हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सके कि भाई वो जो कंपनी है, वो एंटरप्राइज है, वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए आपके पास उस कंपनी का 5 साल का डेटा है, 5 साल का स्टेटमेंट है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह से काम कर रहा है, क्या ये 5 साल से ग्रोथ कर रहा है या इसका लॉस हो रहा है या एकदम एक ही तरह से ये किए जा रहा है काम। Thus, both inter firm and inter period comparison are required to be made। एज ए स्टूडेंट आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप देखते हैं ना कि भाई फर्स्ट एग्जाम में कितना आया, सेकंड एग्जाम में कितना आया, थर्ड एग्जाम में, तो ये क्यों होता है? कंपैरिजन करने के लिए, ताकि आपका ग्रोथ हो सके। इसी तरह से बिजनेस में भी होता है, ठीक है। क्वार्टरली, हर 3-3 महीना में, हर महीना में, हर 6-6 महीना में, हर कुछ साल में लोग कंपेयर करते हैं कि क्या हो रहा है। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइज आर यूनिफॉर्म एंड आर कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कब होगा? जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक लंबे समय तक कंपनी फॉलो कर रहा है, एक ही तरीके से काम किए जा रहा है, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। To illustrate, an investor wants to know the financial performance of an enterprise in the current year as compared to that in the previous year। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि देखने कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस था, इस साल क्या परफॉर्मेंस है। He may compare this year's net profit with that in the last year। अब वो क्या करेगा? ये देखेगा पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। But if the accounting policies adopted, say with respect to depreciation in the 2 years are different, the profit figures will not be comparable। अब मान लीजिए पहला साल आप डिप्रिसिएशन अलग हिसाब से चार्ज किए, दूसरा साल अलग हिसाब से चार्ज किए, तो क्या होगा? प्रॉफिट जो आ रहा है वो अलग आएगा, हिसाब किताब में गड़बड़ होगा। तो जो भी आप नियम फॉलो कर रहे हैं, जो भी रूल आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपको एक तरह का ही करना होगा। बिकॉज द मेथड अडॉप्टेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक in the past 2 years is inconsistent, it is therefore important that the concept of consistency is followed in preparation of financial statements so that the results of 2 accounting periods are comparable। Consistency eliminates personal bias and helps in achieving results that are comparable। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है लास्ट 2 साल का, या कोई भी कैलकुलेशन करना है, कोई भी कंपैरिजन करना है, ये तभी सही होगा जब आप एक कंसिस्टेंट तरीका, एक ही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। हर साल आप अपने अकाउंटिंग का तरीका ही अगर बदल देंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो सही नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ऑल्सो द कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ 2 एंटरप्राइजेज वुड बी मीनिंगफुल ओनली इफ सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स and policies are adopted in the preparation of financial statement। अब देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट जो है, जो ये बताता है कि आपका कंपनी का पोजीशन क्या है। अगर 2 एंटरप्राइज है उसको आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो ये तभी आप कर पाओगे जब दोनों एक ही तरह से अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो लोग कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, मेथड एक ही है अकाउंटिंग का, पॉलिसीज एक ही है, ठीक है। हाउएवर कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। Necessary required changes are fully disclosed by presenting them in the financial statements, indicating their probable effects on the financial results of the business। हालांकि कंसिस्टेंसी हम लोग को ये नहीं कहता है कि भाई अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है तो आपको चेंज नहीं होना है। पॉलिसीज जैसा नया नया बनता जाएगा आपको उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है।
कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं वो जो ज़रूरी होते हैं, जैसे जीएसटी का ही चेंज ले लीजिए, ये चेंज आया तो लोग इसको अडॉप्ट किए। कंडीशन ये है कि सबको ही अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग अडॉप्ट करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, तो फिर कंपैरिजन में आपको इश्यूज आएगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस provides guidance for recording transaction in the books of accounts and is based on the policy of playing safe। अब देखिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री करेंगे, ठीक है, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि वो एंट्री एकदम एग्जैक्ट हो, ठीक है, जिससे प्रॉफिट या लॉस में कोई बहुत चेंजेस ना आ जाए। कॉन्सेप्ट को समझिए। The concept states that a conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profits of the enterprises are not overstated। हम लोग इनकम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग इनकम इस तरह से कैलकुलेट ना कर लें कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अज्यूम्ड इनकम नहीं करना है हम लोग को, जो एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन्स हुआ है बस उसी को लेना है। If the profits ascertained are more than the actual, it may lead to distribution of dividends out of capital, which is not fair as it will lead to reduction in the capital of the enterprises। मान लीजिए अगर आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, ठीक है, आप सारे एक्सपेंसेस को सही से कैलकुलेट नहीं करते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देते हैं, तो आपको डिविडेंड ज़्यादा पे करना होगा कैपिटल से, ठीक है, और इससे कंपनी के पास जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। The concept of conservatism requires that profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account। अब देखिए कंजर्वेटिज्म क्या बोल रहा है। प्रॉफिट अगर अभी नहीं हुआ है तो लिखना नहीं है, जब प्रॉफिट का पैसा आएगा तब लिखना है। लेकिन लॉस के केस में अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, ठीक है, तो भी उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। टू इलस्ट्रेट, वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट मार्केट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, राइटिंग ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स एटसेट्रा from the books of accounts are some of the examples of the application of the principle of conservatism। अब मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो कोई भी स्टॉक का वैल्यू दो होता है, एक होता है कॉस्ट और एक होता है मार्केट। मान लीजिए आपका कॉस्ट था 1 लाख रुपीस और मार्केट वैल्यू है 90,000, तो यहाँ पे आप 90,000 वैल्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है। मान लीजिए कॉस्ट है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 1,20,000, तो यहाँ पे 1 लाख करेंगे। विच एवर इज लोअर आपको देखना होगा। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब डाउटफुल डेब्ट्स क्या है? बाजार में आप मान लीजिए कुछ पैसा का सामान उधार दिए, अब आपको लग रहा है कि भाई उधार तो दे दिए, शायद पैसा आए या ना आए, उसमें से कुछ पैसा डूब भी जाता है। अब ऐसा बिजनेस में होता है, जब आप बहुत लोगों को उधार देंगे, मान लीजिए आपके 10 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आप उधार पे माल देते हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें एक कस्टमर ऐसा हो जो पैसा ना दे, या कुछ कस्टमर ऐसे हो जो कुछ पैसा दें और कुछ ना दें, तो ये सब हम लोग को लिखना होगा। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब जो डेटर है जिससे आपको पैसा मिलना है उसको आप कभी कभी डिस्काउंट देते हैं। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए आपके डेटर से आप पैसा पाते हैं, ठीक है, डेटर को आप बोल रहे हैं कि देखो पैसा तो आपको देना है 1 महीने बाद, आप अभी दे दो, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। इसी तरह से राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुआ, तो ये सब कुछ हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना पड़ेगा। Thus, if market value of the good purchase has fallen down, the stock will be shown at cost price in the books. But if the market value has gone up, the gain is not to be recorded until the stock is sold। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जो है गुड्स का अगर वो गिर जाता है, ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस दिखा रहे हैं। अगर मान लो मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो गेन है वो हम लोग तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक हम लोग का माल बिका नहीं और हम लोग के पास पैसा आया नहीं। दिस अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द लॉसेस बट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द गेन्स अंटिल रियलाइज्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लॉसेस को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे,
लेकिन प्रॉफिट को तभी हम लोग कंसिडर करेंगे जब वो मिलेगा. दिस मे बी रिफ्लेक्टिंग अ जनरली pessimist attitude adopted by the accountant, but it is an important way of dealing with uncertainty and protecting the interest of creditors against an unwanted distribution of firm's assets. However, deliberate attempt to underestimate the value of assets should be discouraged as it will lead to hidden profits called secret reserves. अब देखिए बॉस, ये जो अकाउंटेंट है आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, लॉस अगर हो नहीं भी हुआ है तो भी ले ले रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट को नहीं, जब होगा तब कैलकुलेट करेंगे. देखिए होता क्या है, अगर आप लॉस का पैसा अभी से रिजर्व रखेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो जो भी लोग पैसा लगाए हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, आप उनको सेव कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जानबूझ के, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, आप दिखा प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो रहा है लेकिन आप कम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हिडन प्रॉफिट का केस हो जाएगा और ये गलत है. इसी को सीक्रेट रिजर्व भी कहते हैं. नेक्स्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स. एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विच आर इमटेरियल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. ठीक है, जो भी देखिए अल्टीमेटली आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको इनकम चाहिए, तो इनकम के लिए आपको जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, जो लेन देन मॉनेटरी टर्म्स में, जो मटेरियलिस्टिक टर्म में, उसको लेना. इमटेरियल चीजें जो भी होंगी उनको हम लोग को रिकॉर्ड भी नहीं करना, उनको दिखाना नहीं है. द क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर इज व्हाट इज अ मटेरियल फैक्ट. अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये मटेरियल फैक्ट क्या होता है, इमटेरियल फैक्ट क्या होता है. The material fact of the materiality of a fact depends on its nature and the amount involved. देखिए किस तरह का ट्रांजैक्शन है, कितना पैसे का ट्रांजैक्शन है, ये मटेरियलिटी है उसकी. Any fact would be considered as material if it is reasonably believed that its knowledge would influence the decision of informed users of financial statements. For example, money spent on creation of additional capacity of a theater would be a material fact as it is going to increase the future earning capacity of the enterprises. तो जहां पर पैसे का लेन देन हो गया, अमाउंट इन्वॉल्व है, तो जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो डिसीजन सही से ले पाए. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई थिएटर है, ठीक है, कोई सिनेमा हॉल है, उसमें सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है. ये एक मटेरियल फैक्ट है. ठीक है, तो ये यूजर को पता होना चाहिए, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा है तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बढ़ेगा, इससे जो एंटरप्राइज का अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा. सिमिलरली, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अडॉप्टेड और एनी लाइबिलिटी विच इज लाइकली टू अराइज इन द नियर फ्यूचर वुड बी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन. इसी तरह से मान लीजिए डिप्रिसिएशन आप 10% कैलकुलेट करते थे, अब आप 5% कर रहे हैं या 20% कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अमाउंट में डिफरेंस आएगा, तो ये हम लोग को यूज़ करना है. कोई लाइबिलिटी है जो होने वाला है वो हम लोग को इस्तेमाल करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ऑल सच इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दैट अकम्पनिंग नोट्स सो दैट यूजर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तो ये जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो डिप्रिसिएशन से हो, जहाँ भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम लोग को दिखाना है. वो सारे मटेरियल फैक्ट्स हैं जिससे जो भी यूज़र है वो अपना डिसीजन ले सके. इन सर्टेन केसेस व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी स्मॉल, स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ इरेजर्स, पेंसिल्स, स्केल्स etc. are not shown as assets. Whatever amount of stationery is brought in an accounting period is treated as the expense of that period, whether consumed or not. The amount spent is treated as revenue expenditure and taken to the profit and loss account of the year in which the expenditure is incurred. अब जो देखिए इमटेरियलिटी क्या हुआ, बहुत छोटा छोटा खर्चा है, ठीक है, तो उसको हम लोग को नहीं लेना है. ठीक है, एसेट्स में हम लोग नहीं दिखाएंगे. अब आपके पास मान लीजिए आपके बिजनेस में 1000 रुपीज़ का स्टेशनरी है, पेंसिल है, शार्पनर है, रबर है, पेजेस है,
तो इसे हम लोग नहीं दिखाएंगे, ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट ईयर है जिसमें आपका हिसाब किताब हो रहा है, जो आपका कैलकुलेशन हो रहा है, उसी में आप इसको कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accountants and others. देखिए, जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग को जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को फॉलो करना है। अकाउंटेंट या कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, इसमें अलग कुछ नहीं हो सकता। जो तरीका बनाया गया है, रूल्स बनाया गया है, उसी को हम लोग को फॉलो करना है। This can be possible when each of the transaction is supported by verifiable documents or vouchers. अब ये कैसे होगा? जितना भी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होगा, बिल्स होगा। ऑफिस रिलेटेड जितनी भी चीज होती है उनका बिल्स हम लोग रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजैक्शन फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल्स मे बी सपोर्टेड बाय द कैश रिसीव्ड फॉर द मनी पेड इफ द सेम इज परचेज्ड on cash or copy of invoice and delivery challan if the same is purchased on credit. अब मान लीजिए परचेज किया गया है, कुछ सामान खरीदा गया है कैश में, तो कैश रिसीव्ड होगा, ठीक है। मान लीजिए उधार में है तो भी आपके पास कॉपी ऑफ इनवॉइस होगा, डिलीवरी चालान होगा, ठीक है। Similarly, receipt for the amount paid for purchase of a machine becomes the documentary evidence for the cost of machine and provides an objective basis for verifying the transaction. इसी तरह से अगर आप किसी परचेज हुआ, कुछ पैसा दिया गया उसके लिए, ठीक है, भाई परचेज किए तो पैसा तो दिए होंगे, ठीक है, तो उसका भी बिल होना चाहिए। तो हर एक चीज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए बिजनेस में। One of the reason for the adoption of historical cost as the basis of recording accounting transaction is that adherence to the principle of objectivity is made possible by it. हम आपको बताया ना, जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो पैसा परचेज के टाइम में लगा था, वही आप हमेशा दिखाएंगे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए आप 10,000 का कोई सामान खरीदे थे आज से 5 महीना पहले और आज बिल में उसको 15,000 दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना का अमाउंट है, जितना उसमें लिखा हुआ है, उसी अमाउंट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए in the books of accounts. As stated above, the cost actually paid for an asset can be verified from the document, but it is very difficult to ascertain the market value of an asset until it is actually sold. जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, कोई एसेट्स है आपके पास, जिस प्राइस पे आप खरीदे थे, जो डॉक्यूमेंट्स है आपको, आप उसी में उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, वही एंट्री करेंगे। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये हम लोग को तब पता चलेगा जब वो एसेट्स हम लोग बेचेंगे। बेचे नहीं है तब तक उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते हैं। नॉट ओनली दैट, द मार्केट वैल्यू मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, एंड सो ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी मेंटेन इफ सच वैल्यू इज ऑप्टेड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। अब देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है मार्केट वैल्यू। कोई इंसान किसी चीज़ का दाम मान लो 100 रुपया लगाए, तो दूसरा जन उसी का दाम 150 भी लगा सकता है, 80 भी लगा सकता है। अलग अलग जगह में अलग अलग प्राइस होता है। प्रॉपर्टी का ही बात ले लीजिए, कोई कोई जगह पे प्रॉपर्टी बहुत सस्ता है, कोई कोई जगह पे बहुत ज़्यादा महंगा है। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। आइए हम लोग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 करते हैं, फिल इन द करेक्ट वर्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, ये जितना भी है मैं से इसको आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर लिखिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उनको ये आंसर मिले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग।